सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान में राजनीति विज्ञान के अध्याय 2 के ऊपर। राजनीति विज्ञान का अध्याय 2 जिसका शीर्षक है विविधता एवं भेदभाव। आज के इस वीडियो में हम इस अध्याय के प्रश्न और उत्तर पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और शुरुआत करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। प्रश्न क्रमांक 1 में हमें दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों का मेल कराइए। रूढ़िबद्ध धारणाओं को कैसे चुनौती दी जा रही है, इस पर चर्चा कीजिए। ठीक है, इन कथनों का मेल हम सबसे पहले कर लेते हैं, है ना। सबसे पहले हम इनको पढ़ लेते हैं। क्या दिया है? का नंबर पर दिया हुआ है, 2 डॉक्टर खाना खाने बैठे थे और उनमें से एक ने मोबाइल पर फ़ोन करके, अब मुझे बताइएगा इसका सही विकल्प क्या हो सकता है। 2 डॉक्टर खाना खाने बैठे हैं और उनमें से एक ने मोबाइल पर फ़ोन करके दमा का पुराना मरीज़ है, ये वाक्य तो सही नहीं जमता। एक अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना अंततः पूरा हुआ, ये भी सही नहीं बैठता। अपनी बेटी से बात की जो उसी समय स्कूल से लौटी थी, पुरस्कार लेने के लिए एक पहिए वाली कुर्सी पर गया। तो देखिए, खाना खाने 2 डॉक्टर बैठे थे और उनमें से एक ने अपने मोबाइल पर फ़ोन किया और फ़ोन करके अपनी बेटी से बात की जो उसी समय स्कूल से लौटी थी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह से इसका मेल कर लेंगे। आप समझ गए? ठीक है, अब दूसरा पढ़िए। ख नंबर पर क्या दिया है? जिस बच्चे ने चित्रकला प्रतियोगिता जीती वह मंच पर दमा का पुराना मरीज है। नहीं, ये तो सही नहीं है। एक अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना अंततः पूरा हुआ, ये भी ठीक नहीं है। पुरस्कार लेने के लिए एक पहिए वाली कुर्सी पर गया, तो ये वाक्य बिल्कुल सटीक बैठता है कि जिस बच्चे ने चित्रकला प्रतियोगिता जीती वह मंच पर पुरस्कार लेने के लिए एक पहिए वाली कुर्सी पर गया। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे कथन की। क्या है तीसरा कथन? संसार के सबसे तेज धावकों में से एक दमा का पुराना मरीज है। एक अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना अंततः पूरा हुआ। इसमें सही वाक्य क्या है? संसार के सबसे तेज धावकों में से एक दमा का पुराना मरीज है। अब बचा है एक घ वाला। क्या है? वह बहुत अमीर नहीं थी लेकिन उसका एक अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना अंततः पूरा हुआ। इस तरह से हम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, मेल कर सकते हैं इन 4 कथनों में, है ना। मुझे उम्मीद है आपको प्रश्न क्रमांक 1 समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 2? प्रश्न क्रमांक 2 है कि लड़कियां माँ बाप के लिए बोझ है। यह रूढ़िबद्ध धारणा एक लड़की के जीवन को किस तरह से प्रभावित करती है? उसके अलग अलग 5 प्रभावों का हमें उल्लेख करना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो यहाँ पर हमें दिया गया है कि लड़कियां माँ बाप के लिए बोझ है, यह रूढ़िबद्ध धारणा एक लड़की के जीवन को किस तरह से प्रभावित करती है। इस प्रश्न का उत्तर किस तरह से दिया जा सकता है, समझिएगा। दोस्तों, समाज में ना लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है ना। और हम सभी लोग जो हैं वो इस भेदभाव से परिचित हैं। अब अगर प्रश्न हमारे सामने ये आ जाए कि लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है, तो हम में से कई लोग कहेंगे कि हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं। तो दोस्तों, यह तो ऐसे ही होता है ना। अब इसमें सोचने वाली क्या बात है? तो देखिए, समझिएगा कि सच्चाई क्या है ना। दोस्तों, दरअसल बात ये है कि अगर हम ये कथन को लें कि लड़कों की अगर बात करें कि वो रोते नहीं, तो हमें क्या समझ में आता है कि ये गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। बचपन में लड़कों को गिर जाने पर जब चोट लग जाती है तो माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य अक्सर ये कहकर चुप कराते हैं कि रो मत, तुम तो लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वे यह विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए भी तो वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों का कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या फिर उसका मजाक बनाएंगे, है ना। दोस्तों,
इसीलिए वह दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है। हम लगातार यह सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती है। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं, है ना? तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब हमसे हमसे ये जो प्रश्न है ये रूढ़िबद्ध धारणाओं से जोड़ करके पूछा गया है ना। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे ही हम कहते हैं रूढ़िबद्ध धारणा। अब कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। दरअसल दोस्तों ऐसा उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण ही होता है। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना तो वाजिब नहीं है, है ना? इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग है। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। जैसे माना जाता था कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। अब दोस्तों हम सभी जानते हैं कि ऐसा नहीं है ना? तो कुल मिलाकर के बात क्या है, मुद्दा क्या है, आप समझ गए होंगे। अब सटीक ढंग से इसको उत्तर के रूप में कैसे लिखा जा सकता है, समझिए। जब इस तरह की बात रूढ़िबद्ध लोग समझते हैं कि लड़कियां माँ बाप के लिए बोझ है, यह धारणा लड़की के जीवन को निम्नलिखित ढंग से प्रभावित करती है। एक, लड़कियां अपने आप को दोषी समझती हैं कि वह एक बोझ है। दूसरा, इन्हें स्कूल नहीं भेजा जाता। तीसरा, उन्हें पौष्टिक भोजन से वंचित रखा जाता है। चौथा, वह प्रेम, देखभाल और ध्यान के लिए तरसती हैं। और पांचवा, उसे अच्छे कपड़े से वंचित रखा जाता है। लेकिन दोस्तों अब समय के साथ ये सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है। शहरों में तो लगभग ख़त्म हो चुकी है, आने वाले समय में गाँव में भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया कि एक बेहतर उत्तर किस तरह से लिखा जा सकता है। अब आगे हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है कि भारत का संविधान समानता के बारे में क्या कहता है ना? और हमें यहाँ पर ये भी बताया है कि आपको यह क्यों लगता है कि सभी लोगों में समानता होना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि समानता जो है ना वो, इसके बारे में हमने पढ़ा है कि समानता क्या होती है और विविधता क्या होती है, इसके बारे में भी हम जानते हैं, है ना? एक जानकारी मैं आपको इसके ऊपर देना चाहूँगा, यहाँ पर आप समझिएगा। दोस्तों अपनी आजीविका चलाने के लिए ना लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ईगिरी करना, बुनाई करना, खेती करना आदि, है ना? लेकिन कुछ कामों को दूसरे के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व का माना जाता है। इसलिए जो जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा और अपवित्र माना जाता है। दोस्तों यह जाति व्यवस्था का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। जाति व्यवस्था में लोगों के समूहों को एक तरह की सीढ़ी के रूप में रखा गया, जिसमें एक जाति दूसरी जाति के ऊपर या नीचे थी। जिन्होंने अपने आप को इस सीढ़ी में सबसे ऊपर रखा उन्होंने अपने को ऊंची जाति का और उत्कृष्ट कहा। जिन समूहों को दोस्तों इस सीढ़ी के तले में रखा गया उनको अछूत और अयोग्य कहा गया। जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे। इन अछूतों को दिए गए काम के अलावा और कोई काम करने की इजाज़त नहीं थी। उदाहरण के लिए कुछ समूहों को सिर्फ कचरा उठाने और मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने की इजाज़त थी। उन्हें ऊंची जाति के लोगों के घर में घुसने, गांव के कुएं से पानी लेने और यहाँ तक कि मंदिर में घुसने की भी इजाज़त नहीं थी। उनके बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के साथ स्कूल में बैठ नहीं सकते थे। इसी तरह ऊंची जाति के लोगों को जो अधिकार हासिल था उससे उन्होंने तथाकथित अछूतों को वंचित रखा, है ना? दोस्तों भारत की एक मशहूर हस्ती को भेदभाव का सामना करना पड़ा था, आप जानते हैं, और कोई नहीं है, वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता और दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास ज़मीन नहीं थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे।
उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की इजाज़त उन्हें नहीं थी। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे दोस्तों जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाएं। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे उनका अंबेडकर ने नेतृत्व किया। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखे। दोस्तों जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो, ना कि कुछ ही लोगों की। अब इसका उत्तर इस प्रश्न का कैसे दिया जा सकता है, इस पर समझिएगा। भारत का संविधान समानता के बारे में कहता है सबसे पहले सभी को समान अधिकार और अवसर पाने का अधिकार है। बात बिल्कुल ठीक है दोस्तों, है ना। दूसरा बिंदु, अस्पृश्यता को अपराध की तरह देखा जाता है। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। तीसरा बिंदु, लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं। और चौथा बिंदु, सरकारी नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली है। सभी लोगों की समानता को एक ऐसी कुंजी के रूप में देखा जाता है दोस्तों जो हम सभी को भारतीयों के रूप में बांधती है। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वह गरीबों और मुख्य धारा से अलग अलग पड़ गए समुदायों को एक समानता के अधिकार के लाभ दिलवाने के लिए कुछ विशेष कदम उठाए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की। कई बार लोग हमारी उपस्थिति में ही पूर्वाग्रह से भरा आचरण करते हैं। ऐसे में अक्सर हम कोई विरोध करने की स्थिति में नहीं रहते क्योंकि मुंह पर तुरंत कुछ कहना मुश्किल जान पड़ता है। अपनी कक्षा को 2 समूहों में बांटिए और प्रत्येक समूह इस पर चर्चा करे कि दी गई परिस्थिति में वे क्या करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इसके उत्तर दिए हुए हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है ना पूर्वाग्रह की बात की गई है ना, तो मैं आपको बता दूं कि पूर्वाग्रह का अर्थ आखिर में होता क्या है। मैं ऐसा मानकर चलता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि इस अध्याय पर बना हुआ जो वीडियो है वो आपने देख लिया होगा, है ना। इसीलिए मैं आपको ये सब चीज़ें अलग से जानकारी के तौर पर इसी वीडियो में बता देता हूँ। दोस्तों जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है ना। ठीक है, तो अब हम जो है एक एक करके इन प्रश्नों को पढ़ते हैं और उत्तर देने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क नंबर पर दिया गया प्रश्न, गरीब होने के कारण एक सहपाठी को आपका दोस्त चिढ़ा रहा है। अब समझिए, कक्षा के छात्रों से दोस्तों इस विषय में बात की जा सकती है कि कोई भी इंसान अमीर या गरीब परिस्थितियों के अनुसार होता है। आज जो अमीर है वह कल गरीब हो सकता है और जो आज गरीब है वह आने वाले समय में अमीर हो सकता है। इसलिए किसी का भी मजाक नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। अब दूसरे बिंदु पर आ जाए। दूसरे प्रश्न पर क्या है, आप अपने परिवार के साथ टीवी देख रहे हैं और उनमें से कोई सदस्य किसी खास धार्मिक समुदाय पर पूर्वाग्रह टिप्पणी करता है। तो दोस्तों उसको ये समझाया जा सकता है कि सभी धर्म या समुदाय अच्छी शिक्षाएं देते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए उनको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं जिससे पूरा समुदाय क्या हो जाता है, बदनाम हो जाता है ना। ठीक है, अब आ जाते हैं ग पे। आपकी कक्षा के बच्चे एक लड़की के साथ मिलकर खाना खाने से इनकार कर देते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि वह गंदी है। दोस्तों कक्षा के बच्चों को समझाया जा सकता है कि कभी किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, इससे उसमें ही भावना घर कर जाएगी, है ना, हीन भावना घर कर जाएगी। अब घ पर आते हैं। किसी समुदाय के खास उच्चारण का मजाक उड़ाते हुए कोई आपको चुटकुला सुनाता है। दोस्तों इससे समझिए, किसी समुदाय के खास उच्चारण का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सभी में कुछ अच्छाइयाँ और कुछ कमियाँ होती है। अब अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लड़के लड़कियों पर टिप्पणी कर रहे हैं कि लड़कियां उनकी तरह नहीं खेल सकती, है ना। अब देखिए दोस्तों, टिप्पणी जो कर रहे हैं उनको ये समझाया जा सकता है कि दोनों की शारीरिक क्षमता अलग अलग होती है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिन्हें केवल लड़कियां ही अच्छी तरह से कर सकती हैं, है ना। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ये प्रश्न और उत्तर समझ में आ गए होंगे अच्छी तरह से, है ना। और मेरी आपसे यही उम्मीद है कि आप जो है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, प्रश्न और उत्तर समझ में आ गए हो,
तो इस वीडियो के लिंक को ज़रूर शेयर करेंगे, साझा करेंगे अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों और परिजनों के साथ में, ताकि वे लोग भी देख पाएँ, समझ पाएँ इस वीडियो को। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य बस इतना ही है कि इस वीडियो को देखने के बाद इस अध्याय से संबंधित कोई ऐसा प्रश्न और उत्तर ना बचे जिसको आप समझ ना पाएँ, है ना, और परीक्षा में यदि आ जाए तो आप लिख ना पाएँ, है ना। इसका उद्देश्य यही है कि आप एक बार इस वीडियो को देखने के बाद एक बार और रिवीजन करें, तो उसके बाद हर प्रश्न का उत्तर आप देने में सक्षम हो जाएं। इस अध्याय पर सरल भाषा में विस्तृत जानकारी के साथ वीडियो बनाकर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने इस अध्याय पर बने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं और उस वीडियो को ज़रूर देखें। जल्द ही आपसे मेरी मुलाकात फिर होगी अगली जानकारी, अगले अध्याय, अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।